और हम मतलब आईसीएस में हम जितनी लड़कियां जाती थी उनमें से जैसे मेरी फ्रेंड थी रेनू एएलएम में सेलेक्टेड है, और एक चंद्रकांत है पुलिस में, हरियाणा पुलिस, उसके भी दोनों पुलिस के पेपर क्लियर थे। जो पूजा है पहले उसका जैसे मेरे साथ ही डी ग्रुप में, हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे। और सर वो देखो हम दोनों ने एक ही दिन ज्वाइन किया था आईसीएस को, एक ही साथ हम डी ग्रुप में सेलेक्ट हुए। अब एक ही साथ हम दोनों सुपरवाइजर में भी सेलेक्ट हैं, और ज्योति है मेरे साथ ग्राम सचिव में सेलेक्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारी लड़कियां जो अब हमारे सुपरवाइजर स्टाफ में आई हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कोई हिसार से, कोई भिवानी से, वो लड़कियां भी आईसीएस से ही जुड़ी हुई हैं। मतलब लकी समझते हैं कि हम पहली बार में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए थे। और मतलब सर भी बहुत एफर्ट करते हैं कि ना गवर्नमेंट के से मतलब किसी ना किसी उससे मिलते रहते हैं कि भाई इनकी फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, इनका मतलब ट्रांसपोर्ट है उसका फ्री होना चाहिए। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब सोशल वर्क भी कर रहे हैं साथ साथ में। और इतने मतलब जो नौकरियां लग रही है वो तो यूँ सोच लो सर, मतलब आप गिन नहीं पाओगे, इतने बच्चे इतनी इतनी जॉब में सेलेक्ट हो रहे हैं। मेरा तो रूटीन ये था सर, मैं कभी भी गैप नहीं मारती थी। मैंने अपने मतलब घर भी जाना छोड़ दिया था, मायके भी, मैं छुट्टियां नहीं लेती थी। शादी वगैरह भी होती थी तो वो भी मैं बचती थी जाने से कि भाई मैं ना आईसीएस में जरूर जाऊंगी, मैं छुट्टी नहीं मारूंगी। क्योंकि और फिर क्यों था कि भाई अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तो हमारा पेपर कैंसिल हो जाएगा और हमें कभी भी जॉब अच्छी मिल ही नहीं पाएगी। और डी ग्रुप में भी यूँ था कि हमें डिपार्टमेंट नहीं मिले हुए थे, तो हम मतलब बीच में थे उसमें कि हमें पता नहीं डिपार्टमेंट आने वाली सरकार देगी नहीं देगी, हमारी भर्ती मतलब रहेगी या कैंसिल हो जाएगी। तो हमें ना डेली यूँ टेंशन रहती थी कि सर तो यूँ कहते थे कि अगर तुम 4 साल पढ़ोगे तो 60,000 की नौकरी मिलेगी, लेकिन अब तो यूँ लग रहा है कि ना पता नहीं हमारा पेपर भी जो दिया वो रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं कैंसिल हो जाएगा। तो यूँ रहता था। फिर जिस दिन रिजल्ट आना था इनका, हमारा नहीं मतलब सरकार का, तो सुबह यूँ था कि जैसे ही मतलब स्टार्ट हुई थी पोलिंग, हम सुबह बैठ गए थे देखते, क्योंकि हमारे रिजल्ट उस पर ही डिपेंड कर रहा था, अगर कि आएगा अगर तो ही। बीजेपी सरकार आएगी या नायब सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे तभी आपका 56-57 का रिजल्ट निकलेगा। हाँ सर। फिर उसके बाद में हम मतलब थोड़ी देर 2 घंटे तो यूँ लगा कि नहीं खुल रहा है इनका खाता, तो यूँ लग रहा था बस, मतलब एक होपलेस सी होते जा रहे थे। लेकिन फिर थोड़ी 2 1 घंटे बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो गए। फिर यूँ था कि चलो अब हम जॉब पक्का लग जाएंगे। फिर नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, सिरसा के गौशाला मोहल्ला में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली कलम से 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। लगातार हम ऐसे युवाओं के इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने ये नौकरी हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ कुसुम शर्मा है, और ख़ास बात यह है कि मनोहर सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची पर कुसुम शर्मा ने नौकरी पाई। उस वक्त ये डी ग्रुप में नौकरी इनकी लगी, और चूँकि अब फिर से इनकी नौकरी लग गई है, वो महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर ये नियुक्त हुए हैं। यानी कि नायब सिंह सैनी सरकार में जो 25,000 नौकरियां जो है दी गई पहली कलम से, उसमें कुसुम शर्मा भी एक है। इस वक्त हम इनके घर में मौजूद हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि आपकी तो पहले भी नौकरी लगी हुई थी और हमने उस वक्त भी आपका इंटरव्यू किया था। फिर से महिला एवं बाल विकास में सुपरवाइजर की पोस्ट पे आप नियुक्त हुए हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मार्च के अंदर मेरी डी ग्रुप के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी, डी ग्रुप में मैं जॉब लगी थी। और उससे पहले के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो मार्च से पहले मैंने कहाँ पढ़ाई की और कहाँ पे मैं कैसे सेलेक्ट, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि भाई हम कहाँ जाके पढ़ें, क्या पता हम सही जगह जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने 18 में एडमिशन लिया था आईसीएस के अंदर, और 2-3 महीने मैं गई, फिर मेरा थोड़ा सा मतलब फ्लो नहीं बना, 3-4 महीने मैंने गैप ले लिया। उसके बाद हमारा डी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला। लेकिन उस एग्ज़ाम होने के बाद में जब वहाँ पे सिलेक्शन हुए ना, तब हमें यूँ फील हुआ कि ये जो मतलब जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं ना, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट, तो अगर हम कंटिन्यू पढ़ेंगे ना तभी हम यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगे। और उसके बाद 2019 से मैंने और मेरा जो पूरा बैच था, हम 7-8 लड़कियाँ थी, तो हमने कंटिन्यू स्टडी चालू कर दी। उसके बाद में 19 के अंदर हमारा क्लैरिकल का एग्ज़ाम हुआ क्लर्क का। उसके अंदर मेरा मतलब प्री हो गया था, पहले फर्स्ट जो लिस्ट आती है उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उस वक्त एक तो जैसे मेरी कैटेगरी जनरल थी, और दूसरा उस वक्त वो जो सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स थे, जैसे 90 का एग्ज़ाम होता था और 100 में से मेरिट बनती, तो मैं उसमें रह गई। और मेरे साथ में मेरी 1-2 फ्रेंड थी, उनका भी मतलब सेलेक्ट हुई थी वो उसमें, लेकिन हम फाइनल में नहीं हो पाए। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सर और मैम जो भी बातें बताते रहते हैं ना, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डेली जाते रहे, डेली पढ़ते रहे। मेरा तो रूटीन ये था सर, मैं कभी भी गैप नहीं मारती थी। मैंने अपने मतलब घर भी जाना छोड़ दिया था, मायके भी, मैं छुट्टियाँ नहीं लेती थी। शादी वगैरह भी होती थी तो वो भी मैं बचती थी जाने से कि भाई मैं ना आईसीएस में ज़रूर जाऊँगी, मैं छुट्टी नहीं मारूंगी, क्योंकि सर यही कहते हैं कि अगर डेली आके पढ़ोगे ना तो ही जॉब लगोगे।
तो हम सर की ना मतलब बातों को हमने बहुत फॉलो किया, जिस हिसाब से हमने फॉलो किया उसी हिसाब से ही हमें रिजल्ट मिले हैं उसके। मतलब हमारा पूरा बैच जो सेलेक्ट हुआ है, और एक नहीं, हम कई कई नौकरियों में सेलेक्ट हुए हैं, हम सब के सब। तो एक नौकरी हो सकता है कोई इंसान सोच ले कि तुक्के से मिल गई होगी, लेकिन इतनी सारी जॉब नहीं मिलते हैं, और वो भी जनरल कैटेगरी को मान ही नहीं सकते कि इतनी सारी जॉब में लग सकते हैं। क्योंकि मुझे सब कहते थे कि हमें नौकरी नहीं मिलती, हम जनरल कैटेगरी से हैं, लेकिन मैंने ना उन सबको गलत प्रूव किया है। तो हम वहाँ जाते थे, हम पढ़ते थे, जैसे सर और मैम पढ़ाते थे हम उस चीज़ को आके घर पे पढ़ते थे, डेली रिवाइज करते थे, खूब प्रैक्टिस करते थे। तो 2 साल 3 साल हम, फिर कोरोना आ गया, उस चक्कर में फिर एग्ज़ाम नहीं हुए, इसलिए हमें टाइम तो क्या पता ज़्यादा लग गया। ऐसे बोलते थे कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पर परिमल सर बोलते थे कि अगर तुम 1 साल 2 साल पढ़ोगे तो तुम 30,000 की जॉब मिलेगी, एक आधे साल और आओगे तो तुम 40-50 हज़ार, और उसके बाद 60,000। और सर वही बात हुई, पहले जब मैं डी ग्रुप में लगी ना तो मुझे लगा सर बोलते तो थे पर ऐसा हुआ तो नहीं, हमें तो 30,000 की जॉब ही मिली ऐसे लगता था। और फिर यूं भी था सर, है जैसे गगन सर, तो सर जब भी मैं वहाँ एग्जाम देती थी ना, आईसीएस में टेस्ट देती, तो मेरी हमेशा ही फर्स्ट रैंक आती थी। तो मुझे यूँ लगता था यहाँ पे मैं टॉप करती थी, लेकिन मैं डी ग्रुप में ही सेलेक्ट हुई हूँ, इससे अच्छी जॉब मुझे क्यों नहीं मिली। लेकिन यूँ था सर, वो 56-57 ग्रुप का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट पेंडिंग था उस वक्त, और मेरे उसमें अच्छे मार्क्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया किसी कारण से। तो फिर जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो फिर उसके अंदर मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स बने। और फिर क्यों था कि भाई अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तो हमारा पेपर कैंसिल हो जाएगा और हमें कभी भी जॉब अच्छी मिल ही नहीं पाएगी। और डी ग्रुप में भी यूँ था कि हमें डिपार्टमेंट नहीं मिले हुए थे, तो हम मतलब बीच में थे उसमें कि हमें पता नहीं डिपार्टमेंट आने वाली सरकार देगी नहीं देगी, हमारी भर्ती मतलब रहेगी या कैंसिल हो जाएगी। तो हमें ना डेली यूँ टेंशन रहती थी कि सर तो यूँ कहते थे कि अगर तुम 4 साल पढ़ोगे तो 60,000 की नौकरी मिलेगी, लेकिन अब तो यूँ लग रहा है कि ना पता नहीं हमारा पेपर भी जो दिया है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं कैंसिल हो जाएगा। तो यूँ रहता था। फिर जिस दिन रिजल्ट आना था इनका, हमारा नहीं मतलब सरकार का, तो सुबह यूँ था कि जैसे ही मतलब स्टार्ट हुई थी पोलिंग, हम सुबह बैठ गए थे देखते, क्योंकि हमारे रिजल्ट उस पर ही डिपेंड कर रहा था, अगर आएगा तो ही। बीजेपी सरकार आएगी या नायब सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे तभी आपका 56-57 का रिजल्ट निकलेगा। हाँ सर। फिर उसके बाद में हम मतलब थोड़ी देर 2 घंटे तो यूँ लगा कि नहीं खुल रहा इनका खाता, तो यूँ लग रहा था बस मतलब एक होपलेस सी होते जा रहे थे। लेकिन फिर थोड़ी 2-1 घंटे बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो गए। फिर यूँ था कि चलो अब हम जॉब पक्का लग जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट भी आया, और जो इसके अंदर मेरे जो सीईटी है, इसके अंदर मेरा जो मेंस का पेपर था उसमें मेरी टॉप 100 में रैंक थी, और जो महिला सुपरवाइजर है उसमें मेरी 12th रैंक थी। तो ये सर मतलब जो थोड़ा बहुत जो नंबरों का गैप है ना, ये मुझे लगता यूँ है कि सर जितना बताते हैं ना, उतना जो जितना ज़्यादा फॉलो करेगा उसकी इतनी ही अच्छी रैंक आएगी। और सर वैसे देखा जाए तो मैं मैरिड भी हूँ, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की भी है, सब कुछ भी है। इनको देखते भी अगर मेरी इतनी अच्छी रैंक आ रही है तो वो वहाँ की पढ़ाई और इन्हीं का ही नतीजा है। क्योंकि अगर मेरे को खुद को करना होता तो मैं अकेली तो कभी भी कर जाती, लेकिन सर मैं इसका बहुत श्रेय उनको दूंगी और मेरी फैमिली को भी। क्योंकि अगर फैमिली घर से बाहर ही ना जाने दे तो अपने कहाँ कामयाब हो सकते हैं। मतलब शादी के बाद अगर लड़कियां कामयाब हो रही है ना, तो मतलब उसके जो इन लॉज है अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं ना तो ही हो पा रही हैं, अदरवाइज ना के बराबर है मतलब उनका। और हम मतलब आईसीएस में हम जितनी लड़कियां जाती थी उनमें से जैसे मेरी फ्रेंड थी रेनू, एएलएम में सेलेक्टेड है, और एक चंद्रकांत है पुलिस में, हरियाणा पुलिस, उसके भी दोनों पुलिस के पेपर क्लियर थे। जो पूजा है पहले उसका जैसे मेरे साथ ही डी ग्रुप में, हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे। और सर वो देखो हम दोनों ने एक ही दिन ज्वाइन किया था आईसीएस को, एक ही साथ हम डी ग्रुप में सेलेक्ट हुए। अब एक ही साथ हम दोनों सुपरवाइजर में भी सेलेक्ट हैं, और ज्योति है मेरे साथ ग्राम सचिव में सेलेक्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारी लड़कियां जो अब हमारे सुपरवाइजर स्टाफ में आई हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कोई हिसार से, कोई भिवानी से, वो लड़कियां भी आईसीएस से ही जुड़ी हुई हैं। इतना मतलब जो है ये। हाँ सर। तो बाकी सरकार को लेकर क्या कहेंगे कि सरकार कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची, वाकई ये नारा है वो ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक आधा जना नहीं लगा है, क्योंकि मेरी जानकारी में बहुत सारे लगे हैं, और एक जॉब पे नहीं लगा है, बहुत सारी जॉब्स पे लगे हैं, अदर अलग अलग जॉब पे सेलेक्ट हुए हैं। और बिना पर्ची बिना खर्ची है तभी सर इंसान एक नौकरी के लिए पैसे दे सकता है। एक बात बताओ, कोई 10 नौकरी के लिए थोड़ी पैसे देगा, और टॉप में आने के लिए थोड़ी देगा। मेरी 12th रैंक आई है तो क्या मैं उसको यूं पैसे थोड़ी दूंगी, साथ में तो मुझे जॉब चाहिए, साथ में मैं टॉप पर आऊँ, क्योंकि जो पैसे देता है उसे सिर्फ जॉब चाहिए होती है। तो ये दिमाग में पहले चल रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो नौकरी तुम्हारी खटाई में पड़ जाएगी, ये दिमाग में हाँ चल रहा सर था। पूरा, क्योंकि ना थोड़े दिन बाद यूं मतलब कांग्रेस की तरफ से वो बयानबाजियां जो आ रही थी, जो उनके जो एमएलए के जिन्होंने टिकट दे रखे थे वो ऐसे बोलते थे कि भाई अगर ना भाई तुम मुझे इतने वोट दे दो मैं तुम्हें इतनी जॉब दे दूंगा। यूट्यूब पे अभी भी पड़े हैं सर वो सब, तो वो हम देखते थे, तो इतना यूं दुख होता था कि देखो मतलब
आज के टाइम में जब 4 साल पीछे बीजेपी रही है तो मतलब फेयर सिलेक्शन डी ग्रुप में भी हुए थे और क्लर्क वगैरह में भी हुए थे, तो भी मैंने कहा लोगों को यूँ मतलब समझ में नहीं आता कि बच्चे आज के टाइम में मेहनत से नौकरी हासिल करना चाहते हैं, ना कि पर्ची खर्ची के दम पे। फिर भी वो लोग ऐसे बयान जो दे रहे थे उससे हमें यूँ लगने लग गया था अगर जो कांग्रेस आ गई ना तो शायद फिर हमारी नौकरियां नहीं बच पाएंगी, फेयर सिलेक्शन वालों की तो नहीं बच पाएंगी। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं जॉब लग जाऊं पैसे दे के। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है ना युवाओं में एक ये हुआ कि जो पढ़ेंगे वही लगेंगे, और थोड़ा सा सरकार का भी एक नैरेटिव ये था कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये शुरू किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी दे। उसी राह पे चलते हुए नायब सिंह सैनी ने भी ये कहा कि पहली कलम से 25,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। तो युवाओं का एक मनोबल बढ़ा कि सरकार आएगी या जो है यही सरकार कर सकती है सब कुछ। हाँ जी सर, ये तो है ही। और सर मतलब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जॉब मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर वो मिल जाए ना तो वो मतलब 100% कामयाब हो जाएगा। और पूरे हरियाणा में मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हमारा आईसीएस है ना उससे नीचे नीचे है सब, क्योंकि इतने बच्चे ना तो इतने बच्चे कहीं जाते हैं और जो जाते हैं ना उनके रिव्यू भी मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो हम तो मतलब लकी समझते हैं कि हम पहली बार में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए थे। और मतलब सर भी बहुत एफर्ट करते हैं कि ना गवर्नमेंट के से मतलब किसी ना किसी उससे मिलते रहते हैं कि भाई इनकी फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, इनका मतलब ट्रांसपोर्ट है उसका फ्री होना चाहिए। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब सोशल वर्क भी कर रहे हैं साथ साथ में। और इतने मतलब जो नौकरियां लग रही है वो तो यूँ सोच लो सर, मतलब आप गिन नहीं पाओगे इतने बच्चे इतनी इतनी जॉब में सेलेक्ट हो रहे हैं। और पढ़ाई का बताऊँ तो यूँ है कि मेरा जो बैकग्राउंड था ना, जैसे मैंने बी फार्मेसी कर रखी थी। अगर कोई यूँ सोचे कि भाई हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो ही हम जॉब लग पाएंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत डल हैं तो हम रह जाएंगे। तो यहाँ जाने के बाद में ना सर, जैसे मेरी बी फार्मेसी थी तो मेरा कोई मतलब लिंक था नहीं गवर्नमेंट से तैयारी से, सरकारी सर्विस की। तो मुझे यूँ लगता था कि भाई मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती। मेरा मैथ वगैरह थोड़ा ठीक था, लेकिन जीके और जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मेरी हरियाणा जीके बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो जब मैं यहाँ गई तो पता चला भी लगभग 60-70% तो यही आना है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो जब 2 दिन मैंने क्लास अटेंड करी तो मैडम आते थे और एक टॉपिक पढ़ा के और जाते थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा पूछा एक बात बताइए, जो टॉपिक मैडम पढ़ा रहे हैं ये सब्जेक्ट कौन सा है? मतलब मेरा ये लेवल था जीके के अंदर। तो अब देखो सर, उस लेवल से मतलब अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मेरी टॉप 100 में रैंक है, तो मतलब कितना सहयोग मैडम का रहा है। और एक बात और मैं बताऊंगी, जैसे बबीता मैडम पढ़ाते हैं तो जैसे बुक में एक लाइन लिखी है तो उस एक लाइन के आसपास मैडम इतनी ढेरों बातें बताते हैं। क्वेश्चन उस लाइन में से हो सकता है ना आए, लेकिन उन बातों में से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी वहाँ पढ़ते हैं ना उनको बातों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। तो हमारा यही था, हम आगे आगे बैठते थे, हम पूरी क्लास में हम बात नहीं करते थे और हम चुपचाप लेक्चर सुनते थे। तो मतलब यही जो युवा जो पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाती, आप उनको ऑन कैमरा क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहा है और नौकरी नहीं लग पाती। नौकरी अब जैसे सर बताते हैं, हम तो सर की बातें ही मतलब हमें वो फॉलो कर रखी है हमने, कि सर कहते थे कि जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तब तक तुम्हें आना है और पढ़ना है। तो हम शुरू में गए थे तो 3 महीने का सोच के ही गए थे पहले एडमिशन लेने। फिर जैसे हमने डेमो लिया तो सर ने बताया कि भाई जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तब तक तुम्हें पढ़ना है, और उसी चीज़ को हमने फॉलो किया। सर कहते चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, जो छोड़ेगा नहीं उसकी जॉब जरूर लगेगी। तो अब भी उसकी जॉब नहीं लगती है जो बीच में छोड़ जाते हैं। वरना अब देखो मैंने 18 में स्टार्ट किया आप देखने को, लेकिन मेरी जॉब तो लगी। अगर यही मैं बीच में छोड़ जाती तो शायद मेरी जॉब ना लगती। यही है कि मतलब पढ़ा तो आईसीएस वाले देते ही हैं, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है सब कुछ वहाँ बताते हैं। ये मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी बुक पढ़नी है, कितने टाइम पढ़ना है। बस यूँ है कि जितना वहाँ जो जो पढ़ा रहे हैं, जो जो बातें कर रहे हैं उनको पढ़ो, उन बातों को फॉलो करो और प्रैक्टिस खूब करो और वहाँ पे टेस्ट दो। जॉब 100% लग ही जाएगी, एक नहीं कई कई लग जाएंगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ी कुसुम शर्मा, और इन्होंने एक नहीं दो नौकरी पाली है और बड़ा क्लियर कहा है कि एक युवाओं के मन में इस तरह की जो है भ्रम था कि कहीं सरकार बदल जाएगी। तो जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि वो पहली कलम से 25,000 युवाओं को नौकरी देंगे, तो इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ना आए और नौकरियां उनके हाथ से चली जाए। यानी कि जो जिस तरह के नेताओं के बयानबाजी आ रही, तो युवाओं ने कहीं ना कहीं एक जो है ये कहूँगा कि एक प्रिसेप्शन इस तरीके का जो बन गया था, और उसी को लेकर के जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने और उन्होंने पहली कलम से 25,000 युवाओं को नौकरी दी। और लगातार हम ऐसे युवाओं के इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने एक एक नहीं कई कई नौकरियां हासिल की है और किस तरह से मेहनत करके वो लोग आगे बढ़े हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि सरकारी नौकरी
का जो रास्ता है वो सीधा आईसीएस से होकर के जाता है, क्योंकि ढेरों इंटरव्यू में जो बातें बताई गई हैं उनमें 50% से जो बातें हैं वो आईसीएस कोचिंग सेंटर से भी जुड़ी हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जुड़ दीजिए कि इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।